अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमल जामी। मुल्की सियासी मंजरनामे से बड़ी अहम खबर यह है कि आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने तस्दीक की कि इमरान खान साहब को आंखों का मर्ज था, उन्हें अडियाला से पिम्स लाया गया, चंद मिनट का एक प्रोसीजर था वो हुआ, उसकी उन्होंने तस्दीक की। याद रहे कि 2-3 रोज़ कबल एक सहाफ़ी ने यह खबर ब्रेक की, असदुल्ला खान ने, फिर डॉन अखबार ने अंग्रेज़ी में एक खबर छापी। हम इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आपकी खिदमत में पेश करते रहे, लेकिन इंतज़ार ये था कि सरकार क्या इसकी तरदीद या तस्दीक करती है या नहीं। कल रात तक एक वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब इसकी तरदीद कर रहे थे, आज अता तारड़ साहब ने इसकी तस्दीक की है। तशवीश पाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाँ उनकी क़यादत के हाँ, उनके अहल खाना जो खान साहब के उनके हाँ कि उन्हें एतमाद में क्यों ना लिया गया या उन्हें तलाक क्यों ना दी गई। और अब जब हम आपसे आज मुखातिब हैं तो चूँकि जुमेरात का दिन भी होता है, मुलाकातियों के लिए मुलाकातें हो नहीं पा रही, तो इस वक्त KP के CM जो हैं सुहेल खान आफरीदी और मुख्तलिफ MNAs और MPs वो अडियाला के बाहर धरना दिए बैठे हैं। सलमान अकरम राजा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी ऐलान किया है रात भर धरना देने का ऐलान और सुबह सवेरे सुप्रीम कोर्ट रजू करना है कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए। साथ हम देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर भी बड़ी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की भारत के साथ डील होती है, सऊदी अरब और तुर्की करीब जाता है, बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनता है। और आज ही पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत को इब्राहिम मुआहिदे से जोड़ना गलत है, पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। इन मामलों के ऊपर बात होगी। आज हमने जहमत दी है, सीनियर सियासतदान है जनाब इंजीनियर खुर्रम सगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इंजीनियर साहब, मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ कि हरज क्या था, एक साबिक वज़ीर आज़म है और अगर उनकी इलाज मुआवजे का कोई मसला था उसमें तरदीद भी आ रही है, उसे फेक न्यूज़ भी कहा जा रहा है, आज तारड़ साहब ने तस्दीक कर दी, मुनासिब ना होता उनके अहले खाना वकला या पार्टी को इतला दे दी जाती कि इनका इलाज मुआवजा करवाना है, इसको छुपाना या इसकी तरदीद करना, इसकी ज़रूरत क्या थी, उस सबसे आउटकम क्या मिला? ये तो एक्सरसाइज काउंटर प्रोडक्टिव हुई ना, क्योंकि जब तक तस्दीक नहीं हुई तब तक मुसलसल 3-4 दिनों तक सोशल मीडिया हो या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अजीबोगरीब खबरों का शिकार बने पड़े थे। 21वीं सदी के सोशल मीडिया पे हम सबको अजीबोगरीब खबरों की तो अब आदत हो जानी चाहिए। ये आपने दुरुस्त कहा और इस पे हम कई दफा पहले बात कर चुके हैं कि जो अब पाकिस्तान में हर आने वाली हुकूमत जो है उसको ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही, गालबन शायद ब्यूरोक्रेसी तक ये पैगाम नहीं पहुंचा है कि अब हाकिमियत जो है, पहले तो मैं शायद कहता था 50%, लेकिन अब 70% तो इबलाग है, कम्युनिकेशन है और एक्चुअल जो गवर्नेंस है वो 30% रह गई है। तो लिहाजा इसको जो है, और ये भी एक हकीकत है कि सोशल मीडिया की वजह से चूंकि वहां एक बहुत बड़ा समझे एक बहरुल काहिल है स्पेकुलेशन का और क़यास आराइयों का, तो उससे बेहतर यही है कि हुकूमत जो है वो वक्त पर इंफॉर्मेशन रिलीज करे। बिल्कुल, अगरचे क़यास आराइयां उसके बाद भी होनी है, ये भी हमें वाज़ेह होना चाहिए कि ये नहीं कि उससे वो तो हर दो सूरत में होगी ना, हर दो सूरत में कम से कम एक बेस लाइन एस्टेब्लिश हो जाए कि हकाइक क्या हैं। और यही एक शायद सबसे बड़ी जंग है 21वीं सदी की, कि सच और झूठ में फर्क क्या है। तो सच जो हुकूमत की नजर में है वो सामने रखना चाहिए। यानी आप इत्तफाक करते हैं कि हुकूमत को बर वक्त इसकी तस्दीक कर देनी चाहिए थी? जी नहीं, तस्दीक नहीं, इसको रिलीज करना, जिस दिन ये हुआ था उसी दिन इसको रिलीज कर देना चाहिए था, इस खबर को कि ये वाकया हुआ है, ताकि फिर जो भी इस पे क्या, ये मैंने आपका ये नहीं, ये बिल्कुल भी हमें एक मिनट के लिए भी नहीं सोचना कि अगर उस दिन प्रेस रिलीज इशू हो जाती कि क्या सराइयां खत्म हुई, क्या सराइयां होनी थी। आपको इससे मालूम है इससे पहले कि एक पूरी कहते हैं कि वेव थी जो है बानी चेयरमैन की सेहत के बारे में कि जी खुदा जाने क्या हो गया है, तबीयत खराब है, ऐसे है, क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। और जब मुलाकात हुई तो पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल जो है सेहतमंद है और उनको कोई इशू नहीं है। तो ये क्या सारियां चलती रहेंगी और इब्लाग की एक जंग है वो जारी रहेगी। तो गोया फिर इस तजुर्बे के बाद ये उम्मीद की जाए, क्योंकि इत्तला तो यही है कि अब इनको ये जो इंजेक्शन लगना था, ये आँख का मसला है, CRVO नामी एक डिजीज़ है, रेटिना में एक फ्लूइड होता है, तो उनको लाया गया पिम्स में, तो ये तो 2 मज़ीद इंजेक्शन उन्हें लगेंगे। तो अब इसका मतलब यह है कि अगली जो 2 प्रोसीजर है उसमें हुकूमत फिर एहतियात रखेगी और बता देगी कि जो उन्हें लाया जा रहा है। जी नहीं, मेरे ख्याल में जब उनको ला कर वापस ले जाएंगे फिर रिलीज की जाएगी। खबर तो कर देनी चाहिए उसी दिन, जब वो मामला हो जाए और गुजर जाए तो फिर जरूर करें।
इसी सारे प्रोसीजर की वजह से या इस पेशरफ्त की वजह से अब अडयाला के बाहर सीएम के पी, सिटिंग सीएम के पी अपने एमएनएज एमपीएस के साथ एहतजाज करके बैठे हैं, धरना दिए बैठे हैं कि मुलाकात करवाई जाए, और सलमान अकरम राजा भी वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इससे क्या मिल रहा है हुकूमत को? नहीं, ये तो आप मेरी सदा है कि जरूर किसी काबीना के जो जिम्मेदार वज़रा हैं उनसे पूछें। जो कानून कहता है उसके मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन ये भी है कि कानून ये भी इजाजत देता है कि मुलाकातें रोक दी जाएं जब वो समझते हैं कि अपनी उनकी दानिस्त में इसके और कोई इश्यूज क्रिएट होंगे। लेकिन इसका बेहतर जवाब तो हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत के जिम्मेदार वज़रा दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इसीलिए मैं हम आ जाते हैं अपने मरकजी मौज़ूआत की जानिब, जिसकी वजह से आपको मैं अक्सर ज़हमत देता हूँ। जिस तरह तेज़ी से दुनिया बदल रही है खुर्रम दस्तगीर साहब, ये तो महवे हैरत हूँ दुनिया क्या जाएगी, और हो रही है बिलखुसूस। सबसे पहले तो आज जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने बड़ी वाज़ेह बात की है कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसका पाकिस्तान हिस्सा नहीं बनेगा। बोर्ड ऑफ पीस में जाना और इसको मिलाना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये क्यों कर अहम ऐलान है, इससे क्या मुराद है, आम देखने वाला क्या समझे? जी देखिए, पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मामलात को बहुत ही कुंद तरीके से हम हैंडल करते हैं और जज्बाती तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये जब बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का पाकिस्तान ने दस्तखत किए तो फौरी चारों तरफ से एक वही की आसराइयों का जो है वो बहरुल काहिल जो है उसमें इरताश आया और उन्होंने कहा जी कि ये तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, पाकिस्तान एक टेबल पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान बेशुमार ऐसी बैनुल-अक़वामी जो एसोसिएशंस हैं और इदारे हैं उनका रुकन है जहां इसराइल भी मौजूद है बतौर एक मेंबर के। इसका ये मतलब नहीं कि हम जो है उनको किसी भी तरह एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पासपोर्ट पे जब लिखा है इस वक्त के दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए वो वैलिड है इसराइल के अलावा, तो वो रहेगी, वो इबारत रहेगी। बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के भी तो कई एतराज़ात और कई सवाल उठ रहे हैं। उसका मैंडेट क्या होगा? आप इस मंजरनामे को बेहतर समझते हैं, हुकूमत भी इसके बारे में आगाही दे रही है। क्या हम अपने बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कायम हैं? फ़ौज भेजने ना भेजने के ऊपर भी डिबेट हो रही थी, बोर्ड ऑफ पीस का जो मैंडेट है उसके ऊपर भी बात हो रही थी। व्हाट लेड टू अस कि हम इसका हिस्सा बने? जी, आपने जो बात की कि दुनिया तब्दील हो रही है, तो कनाडा के वज़ीर आज़म ने पिछले हफ्ते दावोस स्विट्ज़रलैंड में एक बड़ी कलीदी तकरीर की। उसके दो जुमले जो है, दो जो उनके नताइज उन्होंने रखे वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। एक तो उन्होंने कहा कि दुनिया की जो दूसरी जंग अजीम के बाद का जो इंतजाम था वो उसमें कोई जो कहते हैं ना बतदरीज तब्दीली नहीं आ रही, वो निजाम जो है वो खत्म हो चुका। उन्होंने कहा रप्चर हो गया। जी जी बिल्कुल, लफ्ज रप्चर इस्तेमाल, उन्होंने कहा रप्चर है, ये ट्रांजिशन नहीं है। नंबर वन, एक तो वो बात है। दूसरा उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात की और जिसका हमारे इस फैसले से ताल्लुक भी है कि अगर आप मेज पर नहीं बैठे तो आप फिर मेन्यू आप मेन्यू का हिस्सा है। बिल्कुल। तो लिहाजा बोर्ड ऑफ पीस में बैठना एक तो पाकिस्तान की अपनी जो सालमियत है और पाकिस्तान का जो अभी उभरती हुई सफारती साख है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो नंबर वन, हम टेबल पर बैठे हैं, हम मेन्यू पे नहीं, ये बात वाजे हो गई। नंबर दूसरा ये है कि अब 89 साल हो जाएंगे इस साल पाकिस्तान को कायम हुए। पहली दफा हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कौम को मौका मिल रहा है कि वो अपने फलस्तीनी भाइयों की कोई अमली मदद कर सके, और इसलिए पाकिस्तान ने इसको जो है इसी स्पिरिट में लिया है कि हमें जहां भी अपने फलस्तीनी भाइयों और बहनों की मदद का मौका मिलेगा हम वो मौका इस्तेमाल करेंगे। वह हमारी मौजूदगी और हमारे साथ जो साथ दूसरे बड़े मुस्लिम ममालिक हैं, इनमें हमारे बड़े हवारी भी शामिल हैं, यानी सऊदी अरब शामिल है, कतर शामिल है, तुर्की शामिल है, मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल है, मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया शामिल है। तो लिहाजा ये इन मुल्कों की मौजूदगी जो है उस मेज पर फलस्तीनियों के जो हकूक हैं उनकी प्रोटेक्शन का बायस इंशाल्लाह बनेगी। तो ये भी एक कोशिश है। दूसरा ये है कि इसमें बोर्ड ऑफ पीस की जो शराइत अब पब्लिक हो गई हैं, उसमें किसी भी मुल्क को किसी वक्त इजाजत है
वो जिस चीज से वो एग्री नहीं करता उससे वो ऑप्ट आउट कर सकता है, वो बाहर निकल सकता है। तो अगर अव्वल तो अभी हमें वाजे नहीं है कि वहां जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, लेकिन अगर हमें महसूस होगा कि वो पाकिस्तान के या फलस्तीनी अवाम के मफाद में नहीं है, गाजा के जो शहरी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी नस्ल कुशी का सामना किया है, अगर उनके मफाद में नहीं है तो पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनेगा। तो हमारे पास वो ऑप्शंस अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमें पहली दफा फलस्तीनी भाइयों की मदद का मौका मिला है, और दूसरा यह कि हम टेबल पर बैठे हैं, मेन्यू का हिस्सा नहीं। मेन्यू का हिस्सा नहीं है। ये जो लिबरल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी जिक्र कर रहे थे, बड़ी खुल के उन्होंने बात की, उसको बड़ा तारीखी तकरीर भी करार दी गई। तो यानी जो एक निज़ाम वर्ल्ड वार II के बाद मार्ज वजूद में आया, जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा सामने आई, तो अब बोर्ड ऑफ पीस का क़याम हो या कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर हो या फिर यूरोपीय यूनियन के ममालिक का भारत की जानिब रजू करना हो, तो मुझे तो नाक़िस जो अंडरस्टैंडिंग उसमें समझ ये आ रही है कि मुतबादिल प्लेटफॉर्म, मुतबादिल ब्लॉक्स तख्लीक पा रहे हैं। दुनिया पुराने जो सिस्टम था राइज वो शायद ख़त्म हो चुका है, UN की हैसियत बहुत होम्योपैथ हो चुकी है, नेटो को ट्रंप ने कूड़ादान तक कह दिया हुआ है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। और ये अमेरिका की जो लीडरशिप थी, देखिए अमेरिका की जो मुआशी बर्तरी और सबसे बढ़कर उनकी जो दिफाई बर्तरी, यानी अमेरिका का आज भी जो दिफाई बजट है वो अगले 10 मुल्कों का इकट्ठा करें तो उससे ज्यादा है, यानी दिफाई बजट के हवाले से। और अमेरिका इस वक्त वाहिद मुल्क है जिसे अब अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की जबान में कहें कि वो अपनी ताकत को प्रोजेक्ट कर सकता है। उसके पास वो प्लेटफॉर्म्स हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनके बेसिस हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, कि वो उनकी ताकत जो है वो सिर्फ उस जमीन तक महदूद नहीं है जहां अमेरिका है, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने जो हाथ है वो फैलाए हुए हैं। लेकिन अब अमेरिका जो है इस प्रोजेक्शन से पीछे हट रहा है, और वो उस प्रोजेक्शन जब पीछे हट रहा है, और आई थिंक इसमें तो बहुत बड़ा एक हम सबके लिए जो नई एक खबर और वाजे होना चाहिए, और वो ये है कि अमेरिका ने अभी पिछले हफ्ते ही अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी का कागज रिलीज किया, पेपर रिलीज हुआ है, और उससे पहले जो है नवंबर में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। अब दोनों में एक चीज मुश्तरक है कि उन्होंने चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन गर्दानने से इनकार किया है जी, वो उससे पीछे हट गए हैं। तो लिहाजा वो अमेरिका जो है वो इस वक्त सदर ट्रंप की अपनी एक जो भी उनकी इस वक्त सोच है, लेकिन उसके पास बड़ा हिस्सा ये है कि अमेरिका जो है वो अब पूरी दुनिया की जो जिम्मेदारियां उसने उठाई हुई थी उनसे पीछे हट रहा है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि उसकी जगह कौन लेगा। चीन ने अभी तक जो है उस खला को पूरा करने का इंदिया नहीं दिया, इसीलिए जब हम कहते हैं कि एक हेजान है और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो आपस में बात करके या मुख्तलिफ ग्रुपिंग्स बनाकर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं कि अगर ये बिल्कुल ही केओस होता है तो हमें इसके अंदर जो है हर मुल्क प्रैक्टिकली अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को सिक्योर करने के लिए, या अगर मैं वही जुमला इस्तेमाल करूं कि टेबल पर बैठने के लिए, अपने आप को मेन्यू से बाहर रखने के लिए सब अपनी अपनी कोशिश जारी रखे हुए। खुर्रम साहब, ये जो मदर ऑफ ऑल डील का नाम दिया गया है EU की और इंडिया की, इससे पाकिस्तान को फिलफौर क्या खदशात हैं? मंडियों में रसाई कम हो जाए क्योंकि टैरिफ तो बहुत ही नीचे ले आए हैं वो, और उसको जो 2032 तक जहाँ ले जाने का इरादा रखते हैं, अनबिलीवेबल उसकी मंदरजात हैं। और इस पे अमेरिका का रिएक्शन क्या हो सकता है? जाहिर बात है अमेरिका को तो ये बात कतन हजम नहीं होगी कि जिस तरह से EU जुड़ा है भारत के साथ, दोनों को सुना भी रहा है वो खरी खरी डोनाल्ड ट्रंप। तो दो सवाल है मेरे आपकी खिदमत में। जी देखिए, पाकिस्तान जो रसाई हिंदुस्तान को 2026 में हासिल हो रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को 1 जनवरी 2014 से हासिल है। अच्छा। और जब हम GSP प्लस में गए थे तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स की बहुत गालिब जो मिकदार है वो 0% पे है, और अब इसको जो है अब देख लें कि ये 12वां साल शुरू हो गया है। ये तो हमें उस तरह तो उस डील से खतरा भी ये जो पैदा हुआ है वो ये है कि हिंदुस्तान अब टैरिफ्स में हमारे बराबर आ, तो लिहाजा जहां हमारा कंपटीशन नहीं था अब कंपटीशन आएगा हिंदुस्तान से यूरोप। तो हमें जो है वो मुकाबला करना है। देखिए ये तो हम लामहदूद वक्त तक तो इस तरह की कंसेशंस किसी को भी नहीं मिलती। तो हम असल में तो अब हमारा इम्तिहान है, हमारे बल्कि जो एक्सपोर्टर्स का इम्तिहान है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का इम्तिहान है
कि ये जो नया कंपटीशन अब हिंदुस्तान से आएगा उसका वो किस तरह मुकाबला करते हैं। मैसिव मॉडर्नाइजेशन चाहिए, लेकिन आपका एक्सपोर्टर या आपका इंडस्ट्रियलिस्ट तो चीख रहा है, रो रहा है, चाहे वो टैक्सेस की मामलात हों, एनर्जी की कीमतें हों या दीगर मरात हों, वो अपने हमसाया मालिक से जब कंपैरिजन करता है तो आप आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं चैम्बर्स के लोगों की। जी जी, तो अर्जेंसी जो थी, जो हमने शायद गालिबन पिछले 2 प्रोग्रामों में बात भी की थी, कि वो जो अर्जेंसी है जो पहले भी हमें महसूस हो रही थी कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब उसमें इस्तेहकाम आया, लेकिन इस्तेहकाम को मुआशी ग्रोथ में बदलना जो था, इस डील के बाद जो ईयू की और इन हिंदुस्तान की हुई है, अब इसकी अर्जेंसी बढ़ गई है। और इसलिए गालिबन अगर हुकूमत जो है जिसने जो इनकलाबी इकदामात लेने हैं, 2026 का जो बजट है वो बहुत कलीदी होगा कि किस तरह हम अपने एक्सपोर्टर्स को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, टैरिफ में भी, बिजली के टैरिफ में भी और ओवरऑल भी एनर्जी वैल्यू में। लेकिन देखिए, ये बात चूंकि आज की नहीं है, बहुत अरसे से है। इशू बहुत हद तक यही टैरिफ्स थे, यही इश्यूज थे। 1 साल पहले जो है वो एक्सपोर्ट में बड़ी अच्छी इजाफा हो रहा था। अब अगर नहीं है तो हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टर है, और ये बात भी पिछले 12 साल से वाज़ेह है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को भी अपने अंदरूनी मामलात में, बिजली भी एक उनके लिए रुकावट है, दूसरे टैक्सेस भी रुकावट हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमारी जो एक्सपोर्टर्स की जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, उनकी जो मशीनरी पुरानी है, जो ज्यादा एनर्जी, जिसको ज्यादा बिजली खाने वाली, उनको भी एक मैसिव मॉडर्नाइजेशन करनी है। और ये हमने ये देखा है। और ये हुकूमत, तो खुर्रम साहब, जो मुकामी हमारा एक्सपोर्टर लेट से किसान भी है, जो बड़ा सबक है हमें भूल जाते हैं, जब भी एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेशन दी गई और बहुत मैसिव भी दी गई है पिछले 25 सालों के दौरान, उन्होंने वो पैसा जो है वो रियल एस्टेट में लगा। अब अगर फैसिलिटेशन करनी है तो फिर हुकूमत के लिए सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो भी सब्सिडी या जो भी उनको हम रियायत देंगे वो एक्चुअली उनके एक्सपोर्ट बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो, कहीं प्लॉटों की फाइलें खरीदने में इस्तेमाल ना हो। लेकिन बहुत मैसिव पैमाने पर कई एक अदवार, हालिया अदवार में रियल एस्टेट को जैसे सरपरस्ती मिली, बिलखुसूस मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटेड स्टोरी है, अनप्रेसिडेंटेड स्टोरी है इस मुल्क की वो। यानी इसमें कोई शक नहीं है। और आपको मालूम है कि जिस किस्म की जो एमनेस्टी थी 2018 से 22 तक उन्हें हासिल रही है, बार बार उसमें अब इशू यही है कि ये जो बदलती हुई दुनिया है, उस बदलती दुनिया में चूंकि अब वो जो स्ट्रक्चर्स थे जिन्होंने इसको सारे को संभाल के रखा हुआ था, वो स्ट्रक्चर्स टूट रहे हैं, तो कंपटीशन मजीद सख्त होगा, कम नहीं होगा। तो उस सख्त कंपटीशन के लिए हुकूमत ने अपनी पॉलिसी डिवाइस करनी है, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके सामने भी चैलेंज है। एक्सपोर्टर क्या करे ना सर, देखिए ना, एक्सपोर्टर के पास अगर सर खुर्रम साहब, एक्सपोर्टर के पास अगर जो बहुत ही आसान फहम एवेन्यू था वो तो हमसाया होता है, और उसमें अफगानिस्तान भी था, भारत के साथ तो मामला सामने है। तो वो जो मुकामी काश्तकार है उसकी जो अजनास जानी थी वो नहीं जा पा रही, जो अदविया साजी में लोग थे उनकी अद्वियात के ऊपर भी पाबंदी है, वो भी नहीं मानी जा सकती। तो उनके पास मुतबादिल क्या है? नहीं, देखिए, एक तो इमरजेंसी राशन जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है कि इमरजेंसी अद्वियात अफगानिस्तान नहीं जा रही, वो जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो ट्रेड स्टॉपेज है। देखिए, पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टर है ना, उसके पास एक तो जो एक, मैं सोचे चोर दरवाजा कहूंगा, अफगानिस्तान का है, लेकिन जो असल ओरिएंटेशन चेंज करनी है वो ये है कि ये 60 की दिहाई से हम सुन रहे हैं कि दुनिया के गरीब ममालिक जो हैं वो अमीर, जो मगरिब के अमीर ममालिक हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके जरिए फिर उनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बढ़ी होती है। अब फर्क ये है कि अब दुनिया में फार ईस्ट जो मशरिक है और साउथ अमेरिका में बहुत सारे ऐसे, ब्राजील जैसे मुल्क हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो आपकी एक्सपोर्ट के का डेस्टिनेशन बन सकते हैं। तो ये जो तीसरा काम आपने मुझे याद करा दिया, बहुत शुक्रिया, कि एक्सपोर्टर के सामने ये भी चैलेंज है और हुकूमत भी इसमें मदद करेगी कि आपने अपनी नई मंडियां कैसे तलाश करनी है। कि वो जो मगरिब की मंडी थी जहां हम एक्सपोर्ट करके खुश हो जाते थे, चाहे वो यूरोप था या अमेरिका था, अभी भी अमेरिका हमारा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है, कि हमें अपने जो डेस्टिनेशन है उनको डाइवर्सिफाई करना है। वो चाहे साउथ अमेरिका है, वो फार ईस्ट है, अफ्रीका, मतलब जैसे हम कहते हैं ना आसान तरीन अफगानिस्तान है,
तो अफगानिस्तान के बाद जो पाकिस्तान के लिए शायद सबसे ज्यादा राइट मंडी है वो अफ्रीका है। खुर्रम साहब, कमिंग बैक टू द प्रीवियस सब्जेक्ट, ये जो EU और भारत के मरासिम है उसको देख के आपको लगता है कि नोइंग दी जो उस्ताद तबा है ट्रंप साहब की, उसको देखते हुए कि ये इसके खिलाफ रद्दअमल देंगे, कोई लगामें खींचने की कोशिश करेंगे, मज़ीद टैरिफ आयद करेंगे, या इसे वो आसानी से डाइजेस्ट कर लेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में डाइजेस्ट कर लेंगे। हिंदुस्तान के ऊपर वो गैर मामूली टैरिफ्स लगा चुके हैं, और ये बात नोट करनी है कि चाइना पर वो टैरिफ्स को मौखर कर रहे हैं मुसलसल। तो लिहाजा वो हिंदुस्तान की उनको हिंदुस्तान को ये बात गालिबन अब आहिस्ता से समझ आ रही है कि चाइना का हवा दिखाकर जिस तरह उन्होंने मगरिब से बरात ली थी, अब वो मुमकिन नहीं रहा कि ये चाइना के खिलाफ हम खड़े हैं तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये बात अब सब पर वाज़ेह होगी कि हिंदुस्तान चाइना के आगे खड़ा नहीं होगा, और उसको सामने रख कर अब आइंदा की जो बैनुल अक़वामी सियासत है वो की जाएगी। यहीं से मुझे याद आया कि अभी तो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर, बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात आपके सामने हैं, वो अब चाइना पहुंचे में 3 रोज़ा दौरे में, और 50 बिजनेसमैन वहाँ लेके गए हैं, और उन्होंने कल एक जुमला बोला कि मैं रेत के अंदर सर घुसा के आंखें बंद नहीं कर सकता। यानी वो साथ कहा कि मैं एक प्रैग्मेट इंसान हूँ। उससे पहले मुझे याद पड़ता है वो थेरेसा मे शायद गई थी, या डेविड कैमरून गए थे। दुरुस्त कहा है ना कि देखिए यही तो इशू है कि जब अमेरिका ने कह दिया है कि चाइना को वो बतौर अपने बड़े दुश्मन के तौर पर नहीं देख रहा, तो लिहाजा हर मुल्क जो है वो अपनी कैलकुलेशन कर रहा है अमेरिका की कैलकुलेशन से आजाद होकर। और एक जो चीज जो अमेरिका को समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि 2026 में जब हम पहुंचे हैं तो चाइना अब टेक्नोलॉजी में अमेरिका से पीछे नहीं है। इट इज बिकम, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, पीयर कंपैरेटर, यानी उनके बराबर की टक्कर का कंपैरेटर है। तो लिहाजा और जो हम देख रहे हैं, चाहे वो और जो नई खासतौर पे नई टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें नंबर वन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखते हैं या सोलर देखते हैं, जितनी भी एनर्जी की नई टेक्नोलॉजीज और जितनी भी दूसरी कंज्यूमर्स की टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें चाइना जो है वो अमेरिका से बहुत आगे जा रहा है। और दुनिया में अगर कोई क्लैश है अमेरिका और चाइना का, वो ये है कि अमेरिका के पास इस वक्त जो डॉलर की ताकत है, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स की ताकत है, जो अब चैलेंज हो रही है, और चाइना के पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है, यानी जो फैक्ट्री चीजों को मैन्युफैक्चर करने की ताकत है। और इसका आपस में जो क्लैश है, फिलहाल अमेरिका उससे पीछे हट रहा है और चाहता है कि किस तरह चाइना को अकोमोडेट करके वो आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि उनके मुल्क के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग की सोफिस्टिकेशन नहीं है जो चाइना हासिल कर चुका है। और चाइना जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसमें इस वक्त अमेरिका से आगे है। खुर्रम साहब, बिफोर वाइंडिंग इट अप, ये ईरान के साथ जो सिलसिला अभी भी है, उसमें वो इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़ा साउथ चाइना से यहाँ पार कर दिया गया है, आए दिन दे रहे हैं, अल्टीमेटम भी दे रहे हैं ट्रंप के, ये लास्ट वार्निंग है, टेबल पे बैठे, नो न्यूक्स, इसके अलावा अगर मगर नहीं है। ईरान भी आगे से धमकियाँ में इस लहजे में जवाब दे रहा है। आपको लगता है कि एक बार फिर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है? जी, मेरा कयास ये है कि ये हमला नहीं होगा। अमेरिका की तरफ से सदर ट्रंप की जो धमकियां हैं, जब भी मैं आपके नाजरीन से भी इस्तदा करूंगा कि सदर ट्रंप की धमकी जो है असल में मुज़ाकरात की दावत होती है। अच्छा, तो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यू डोंट सी इट हैपनिंग? जी, वो देखिए ना, यही मामला जो है वो नेटो के साथ और ग्रीनलैंड के साथ, आइसलैंड के साथ वो सारा क्राइसिस हुआ, और देखिए सदर ट्रंप ने बैक डाउन किया, वो पीछे हटे उससे। जब वो पहुंचे हैं यूरोप, तो वो सारा जो ब्लस्टर था कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए और मुझे ये चाहिए, वो सब जो है वो पीछे हट गया। इसका ये मतलब नहीं कि कल उठ के वो कुछ और बात नहीं कह सकते, लेकिन जब भी उनको रेजिस्टेंस आएगी वो पीछे हटेंगे और कहेंगे मुझसे निगोशिएट करो। तो यही मामला ईरान के मामले में होगा, क्योंकि देखिए ईरान जो है वो रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से और अपनी सकाफत के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है। उसका एक सकाफती जो है, उसके अंदर एक सकाफती प्राइड है, उसके अंदर एक कल्चरल प्राइड है। तो वो ऐसा मुल्क नहीं है जिस पर अमेरिका जो है किसी तरह भी कब्जा कर सके। तो लिहाजा वो इस तरह की धमकियों के जरिए अपना काम आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब थे, इंटरनेशनल जो अफेयर्स थे उनके ऊपर और पाकिस्तान की पोजीशनिंग के ऊपर तफसील से उनसे हमारा मुकालमा हुआ। यहाँ एक ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और बड़ा ख़तरनाक मौजू है जिसका चैलेंज इस खित्ते को बिलखुसूस और दुनिया भर को करना पड़ सकता है। कोरोना के बाद एक और इंतहाई मोहलिक और जानलेवा वायरस है
जो आहिस्ता आहिस्ता भारत में और आसपास के ममालिक में फैल रहा है। ये है क्या, कैसे फैलता है, बचा कैसे जा सकता है, तफसील से बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ा अहम मामला है, एक बड़ा अहम इशू है जिसका सामना पूरी दुनिया को, बिलखुसूस इस खित्ते को करना पड़ सकता है और करना पड़ रहा है। हमने कोरोना जैसी वबा को देखा, पूरी दुनिया ने उसको बेयर किया, बर्दाश्त किया, उसके नुकसानात, इंसान मुतासिर हुए, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुई। अब एक और बड़ा खौफनाक और डेडलीस्ट मोस्ट वायरस है जिसको नीपा वायरस कहा जा रहा है। ये मलेशिया से इसका आगाज़ हुआ था कई साल पहले। भारत में बिलखुसूस जो वेस्ट बंगाल के इलाके हैं वो इसकी जद में आए हुए हैं। और ये मौजूद इसलिए मैं डिस्कशन में लेके आ रहा हूँ कि वहाँ तो वर्ल्ड कप होने जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत बाकायदा इस सिलसिले में तशवीश का इजहार कर रही है। अता तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, कल एक ट्वीट की सूरत में तशवीश का इजहार कर चुके हैं। तो वर्ल्ड कप की आमद और उससे पहले भारत के कुछ स्टेट्स में इस वायरस का आ जाना, इससे मुराद क्या है, ये वायरस कैसे फैलता है, इस वायरस का इलाज क्या है, क्यों इसे डेडलीस्ट मोस्ट वायरस कहा जाता है, कौन कौन से ममालिक इसकी जद में आ चुके हैं, इस सब पे बात करने के लिए हमने ज़हमत दिया आज डॉक्टर जवाद अस्कर राना साहब को। माहिर हैं वबाई अमराज के, कई नेशनल इंटरनेशनल जो इदारे हैं वबाई अमराज से जो मुतालिका हैं उनके साथ ये सर्व कर चुके हैं, एक्सटेंसिवली लिखते रहते हैं। और मैं आपको याद दहानी करवाऊँ कि कोविड के बाद इनकी ये पेशन गोई थी कि नीपा नामी जैसा वायरस और जैसे कई वायरस जो है उनका आउटबस्ट हो सकता है। तो आइए जानते हैं उनसे कि ये वायरस है क्या। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये नीपा वायरस होता क्या है और ये कैसे फैलता है? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने प्रोग्राम में दावत देने का। और एक अहम मौजू है आज के दिनों में। नीपा वायरस बहुत ज्यादा पुराना वायरस नहीं है। हमें जो आज तकरीबन 26 साल पहले मलेशिया के ही एक जगह पे हमें ये वायरस मिला, और वो इस तरह मिला कि वहां पे खंजीरों का एक फार्म था और उसके अंदर कुछ उनके जानवर बीमार हुए और उनकी जो देखभाल कर रहे थे वो लोग भी बीमार हो गए, और उससे फिर ये बीमारी शुरू हुई। इसका हमें पहली दफा पता लगा। और उसके बाद जो गिरदो नवा के ममालिक थे वहां पे भी ये केसेस आने शुरू हुए। और ये बेसिकली जो तहकीक से हमें पता लगा कि ये जो चमगादड़ें होती हैं एक खास किस्म की, जिन्हें फ्रूट बैट्स भी कहते हैं, ये उनके अंदर नेचुरल रिजर्वायर इस वायरस का उनके अंदर है। वो दरख्तों के ऊपर से फल खा के जो बचा कुचा फल नीचे फेंकती थी, तो ये जानवर उसको खा लेते थे और इस वजह से ये इन्फेक्टेड हो जाते थे। और उन जानवरों को जब हैंडल किया जाता था तो उससे इंसानों को लग जाती थी। तो इसकी बीमारी की जो शरह अमवात है या फर्टिलिटी रेट है बहुत ज्यादा है। तकरीबन अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो 25 से 75% तक चांस यही है कि उस शख्स की हलाकत हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये तो गोया आप ये फरमा रहे हैं कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है जिसका इंसान को अब सामना हो सकता है। जी, खतरनाक बिल्कुल उससे ज्यादा है। इसकी केस फर्टिलिटी रेट उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन ये उतना इन्फेक्शियस नहीं है क्योंकि ये जूनोटिक डिजीज है, तो जानवर से इंसान को लगती है। और ज्यादातर केसेस के अंदर जानवरों के साथ आपका राब्ता साबित होता है, लेकिन उसके बाद एक महदूद जो ट्रांसमिशन चेन है वो बनती है जो इंसान से इंसान को होती है। तो अभी तक जो इसकी जितनी आउटब्रेक्स हुई हैं वो लिमिटेड इन नंबर्स रही हैं कि बहुत ज्यादा नहीं रहे। हाँ, जिनको हुआ है उनमें से 50 से 75% लोग उनकी हलाकत हो गई। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसी वजह से नीपा को उन वायरसेस के लिस्ट के अंदर रखा है जिनके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये एक कोविड की तरह की या उससे खतरनाक बड़ी वबाई जो है पेंडेमिक स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इसके मैं आता हूं उस मौजू के ऊपर। पहले नाज़रीन की समझ बूझ के लिए कि इसकी अलामात क्या होती हैं। अगर कोई शख्स नीपा वायरस का शिकार है तो उसकी अलामात क्या हैं? हाँ जी, अलामत से पहले मैं एक और बात करूंगा कि लोग ये सुन के कह रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो खंजीरों के फार्म नहीं होते, हम उसको इस तरह खाते नहीं है ना उसको करते हैं, तो हमें इसका खतरा नहीं है। हम जो हमारे खजूरों के फार्म्स होते हैं या बागात हैं खजूरों के, तो ये जो चमगादड़ है इसका फेवरेट जो डिश है वो वही खजूरें हैं या उस तरह के जो उनके फल होते हैं। और जो बांग्लादेश के अंदर हर साल हमें ये आउटब्रेक मिल रही है जहां कोई ऐसा फार्म नहीं है, तो उसकी जब तहकीक की तो पता लगा कि उसका रस, खजूर का रस तने से निकाला जाता है और वो बहुत, उसको कच्चा भी पिया जाता है, उसकी मिठाई भी बनती है और उसको फर्मेंट भी किया जाता है।
तो जो कच्चा रस या उससे बनाई हुई चीज जो भी खाता है और उसके अंदर अगर इन चमगादड़ों का फुजला या कोई चीज इनकी ड्रॉपिंग्स उसमें गिर गई है तो वो बीमार हो सकता है इस बीमारी से। और पाकिस्तान का तकरीबन आधा हिस्सा इस जो चमगादड़ की जो फ्लाइट रेंज है उसके अंदर आता है, यानी कि हम ससेप्टेबल हैं, खास तौर पे हमारे वो इलाके जहां पे ये खजूर वगैरह के फार्म्स है। तो मैंने ये कहा कि लोग ये ना समझे कि हमें इसका खतरा नहीं है, खतरा है, हमारे पास भी खतरा है। अच्छा, मैं अलामात समझना चाह रहा हूं कि अगर किसी शख्स को ये वायरस लाहक हो चुका है तो अलामात क्या होंगी? अनफॉर्चुनेटली इसकी अलामत कोई खास नहीं है, वही है जो बुखार तेज हो गया, सर दर्द हो गया, मतली हो गई, कै आ गई, या आपको जिस्म में जान खत्म हो गई, जो आम वायरल बीमारियों की होती है। जो शदीद बीमारी होती है उसमें आपके दिमाग को सोजिश हो जाती है, जिसे एंसेफेलाइटिस कहते हैं, और बाज हालात के अंदर जिस्म को झटके भी लगते हैं। तो अगर हम अलामत देखें तो ये एक जेनेरिक वायरल इन्फेक्शन की अलामत है, तो इससे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपको ये अलामत है और आपने जानवरों को हैंडल किया है, आप किसी इस तरह खजूरों का बनी हुई जो कच्चा शरबत होता है, मुझसे लोगों ने पूछा है खजूर वैसे खाने से तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं होता। साफ सुथरी खजूर है, धोए और खाएं, उसका कोई तल्लक नहीं है। लेकिन अगर जो उसका रस तने से निकलता है, ये खजूरों का शरबत नहीं होता है, कहते हैं इसे खजूर का रस है, ये कि तने से जो उसका सयाल मादा निकलता है वो उसको इकट्ठा करके उसको जहां कच्चा अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको इसका खतरा हो सकता है। अच्छा, जो शख्स इस मर्ज में लाहक है उसको फिर उसी तरह से क्वारंटीन किया जाता है? इलाज क्या है इसकी? कोई वायरस, इसकी कोई यानी वैक्सीन दरियाफ्त हुई है? इसकी अद्वियात और वैक्सीन पे काम तो हो रहा है, लेकिन कोई भी अप्रूव नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज तक बहुत महदूद लोगों को यह हुआ है, और साल में 2, 4, 5 लोगों को होना, उनकी डेथ भी हो जानी। तो कंपनीज के लिए और हुकूमतों ने दोनों ने इस पे इन्वेस्ट नहीं किया। तो इस वक्त हमारे पास इसकी ना स्पेसिफिक एंटीवायरल है, ना स्पेसिफिक वैक्सीन है। हाँ, जो सपोर्टिव केयर होती है वो दी जाती है, उस तरह क्वारंटीन भी किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन के केसेस अब बहुत सारे रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। तो खास तौर पे जो अस्पताल में काम करने वाले लोग होते हैं उनको इन्फेक्शन कंट्रोल का ख्याल रखना चाहिए। अब आ जाती हैं हिफाजती तदाबीर। क्या करे एक आम शहरी, किस तरह से इस वायरस से महफूज रह सकता है? एक तो खाने में मतलब जिस तरह मैंने कहा है कि कोई रॉ जो है, जो खजूर का रस, तने का रस, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, खजूर के शेक बनते हैं वो ठीक होते हैं, वो नहीं इस्तेमाल करना। अगर दरख्तों से परिंदों के काटे हुए फल जमीन पे गिरे हुए होते हैं, बेचने वाला बेच रहा होता है कि जी अमरूद को परिंदे ने काटा है तो ये मीठा होगा, आप ले लीजिए, और हम खाया करते थे। लेकिन ऐसा कोई फल जिसको परिंदों ने खा के फेंका है नीचे, या वो दरख्त पे ही थे और आप खरीदने जाएं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। बाकी जो आपके फल वल है, धो के इस्तेमाल करें। जो कोविड के अर्ली दिनों में हम एडवाइस किया करते थे कि हाथों को दिन में 5-6 दफा साबुन से धो लें ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। अगर आप किसी से अनजाने में भी मिल चुके हैं तो आप उससे बच सके। बेसिक यही एहतियात है। बस जानवर, बीमार जानवर हो, बीमार परिंदा हो, उसको बराह रास्त जाके टच ना करे, उसको हैंडल ना करे। जिन लोगों का काम है उनको आप रिपोर्ट करें और वो खुद एहतियात के साथ उनको हैंडल करें। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने सर्दियों में देखा कि सुपर इन्फ्लुएंजा या इस तरह की वबा, ये क्या था? ये कोई नज़ला ज़ुकाम की नई किस्म थी जो बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर कर रही थी। कई दिन लोग छाती के मर्ज में, ज़ुकाम, खांसी, बुखार में मुब्तला रहे। ये क्या मामूल का वायरस था या कुछ हटके कुछ है थी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक लोग, खासतौर पर लाहौर से मेरे कल दोस्त ने फोन किया, उसने बताया कि 10 दिन से इंतहाई सख्त सुपर फ्लू के वो उससे मुब्तला है। पूरी फैमिली, पूरे घर में जितने लोग हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक, सब उससे मुब्तला है। ये बेसिकली वायरस तो पुराना था, लेकिन उसमें एक ऐसी म्यूटेशन आई जिससे वो ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, वो ज्यादा तेजी के साथ लगा, और उसने बीमारी का दौरानिया जो जुकाम का 1 हफ्ते का होता था उसको खींच के 2 हफ्ते कर दिया। तो लोग जो बीमार हुए सुपर फ्लू के साथ, वो उस म्यूटेशन की वजह से हुए जो उस वायरस के अंदर आई थी। इस वजह से हमें निपा का भी ये डर है, और इसी वजह से WHO ने इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है कि अभी तो इसकी इन्फेक्शसनेस इतनी नहीं है, चंद लोगों को बीमार करके ये खत्म हो जाता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई म्यूटेशन आती है तो डेडली तो ये है।
तो उसके साथ अगर मैं जरा यहाँ पे कथा कलामी चाहूंगा, ये जो आप कह रहे हैं सुपर फ्लू को जरा मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ये पहले नीपा को कंक्लूड हम कर लें कि ये जो वायरस है ये इस वक्त किन इलाकों में दुनिया में फैला हुआ है? भारत के वेस्ट बंगाल के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है, और कौन से ऐसे इलाके हमारे आसपास जहां पे ये वायरस एग्जिस्ट कर रहा है अभी? देखिए, अगर आप मैप देखें जिसमें रेंज है इस चमगादड़ की, वो एक लाइन खिंचती है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल, पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा सारा शामिल है, हमारा जो मगरबी हिस्सा है वो इसमें नहीं है। इस तरह इंडिया पूरा है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मलेशिया वगैरह, ये वाले ममालिक हैं। तो बांग्लादेश में तकरीबन हर साल हमें के आउटब्रेक्स मिल रही हैं, इंडिया में हर साल हमें आउटब्रेक्स मिल रही हैं। तो इन दो मुल्कों की तो रिपोर्ट भी हो रही है, बाकी मलेशिया में कभी आ गई, कभी जो दूसरे हमसाया मुल्क हैं उनमें आ गई, लेकिन इन मुल्कों से, इंडिया और बांग्लादेश से तकरीबन हर साल इसके केसेस रिपोर्ट होते हैं। ठीक, अब ये जो सुपर फ्लू की कहानी बीच में रह गई थी, ये इसके आउटबर्स्ट की क्या वजह थी, और अभी लोग अभी भी मुतासर हो रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए, इसकी अलामात क्या हैं? देखिए, वो जिस तरह मैंने बताया कि वायरस ने म्यूटेट किया, और इस वजह से एक तो वो ज्यादा डेडली नहीं, ज्यादा फैलने वाला बन गया कि वो ज्यादा आसानी से दूसरों को लग रहा था, और बीमारी का जो टाइम पीरियड था, जो 1 हफ्ते आगे जुकाम में लोग रिकवर कर जाते थे, उनको 2 हफ्ते लगने लग पड़े। जुकाम से वही आपकी बचाव है, जो बीमार आदमी है, जो चिंगे मार रहा है, उसके करीब ना जाए। अगर वो बीमार आदमी है, वो खिड़की खोल के रखे, जैसे हम कहते हैं, वेंटिलेशन रखे, ताकि उसके इर्द गिर्द जो वायरस की मिकदार है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए। अगर बंद कमरा होगा, वेंटिलेशन नहीं होगी, आदमी छींक रहा है या उसको खांसी कर रहा है, तो उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा फिर वायरस की तादाद हो जाती है। कोई दूसरा आदमी जो हेल्दी है वो वहां से गुजरता है, तो वहां से वो पिक कर लेता है। तो इस वजह से अगर आप बीमार हैं, जो खासतौर पे एम्प्लॉयर्स हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपका एम्प्लॉई को जुकाम लगा हुआ है और उसको बुखार वगैरह है, तो उसको जबरदस्ती ये ना कहें कि आप दफ्तर जरूर आए, क्योंकि वो आके आप सबको बीमार कर सकता है। तो उसको घर पे रहने दीजिए, और बाकी वही हाथ वाथ धोना है, और जो बेसिक केयर थी, अगर आप बीमार हैं तो अपने मुंह को इस वजह से कवर करें कि आप दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना दें। डॉक्टर साहब, ये अजीबो गरीब नाम, अजीबो गरीब बीमारियां, अजीबो गरीब वबाई अमराज, ये वायरसेस ये जन्म ले रहे हैं, क्वारंटीन से ऑनवर्ड हम आपकी कमेंट्री सुन रहे हैं, इसकी कोई खास वजह है कि दुनिया हर गुजरते सीजन के साथ किसी न किसी नए वायरस का शिकार होती है? जी हाँ, इसकी बड़ी बुनियादी वजह है, और इसी वजह से कोविड-19 से पहले ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़ी मेजर पैंडेमिक आएगी। उसकी वजह ये कि वायरसेस तो इनमें से बहुत सारे पहले मौजूद थे, लेकिन लोगों की आमदोरफ्त आपस में नहीं थी। अक्सर लोग आज से 100 साल पहले जहां पैदा होते थे, 100 साल के दायरे के अंदर ही वो वफात पा जाते थे, पूरी जिंदगी गुजार देते थे। आज लोग इंटरेक्शन बहुत करते हैं, आबादी का दबाव बढ़ गया है, तो एक वायरस जो पहले कभी एक छोटे से गांव में पैदा होकर 2-4 आदमियों को मार के खत्म हो जाता था, वो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो पूरी दुनिया में चंद घंटों में फैल सकता है। आबादी का दबाव बढ़ गया है। उसके साथ ये हुआ है जो इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेटली हो रहा है कि हम हर दरख्त को, जंगलों को काट रहे हैं, और उससे हम ये नहीं समझते कि इससे जो जानवर हैं वो और ह्यूमन इंटरफेस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको भी अपने रहने के लिए अलग जगह नहीं है, तो इंसानों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, और यहां से वो बीमारियां में इजाफा होता है, और वो वायरस ट्रांसमिशन होता है जो पहले सिर्फ जानवरों में होता था, लेकिन इंसान के इंटरेक्शन की वजह से वो इंसानों की, और हमारे जिस्म उन वायरसेस के लिए तैयार नहीं होते। तो क्योंकि ये हमसे इससे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले सिर्फ जानवरों में पाए जाते थे, लेकिन जब वो आपने प्रेशर डाला पॉपुलेशन का और उनके जंगलों को कम करने का, तो वो जंप होने शुरू हुए ह्यूमंस के ऊपर, और हम उसके लिए तैयार नहीं थे, और इस वजह से ये वायरस का ना सिर्फ नहीं, तो ये जो इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में हमने जो जंगली शहतूत काटे कि यहाँ से एलर्जी होती है, ये मसाइल होते हैं, इस्लामाबाद में क्या वाकई ये दरख्तों की कटाई सोल्यूशन था? ये दरख्त क्या वाकई कोई वायरस या इन्फेक्शन पैदा कर रहे थे? देखिए, एक सिंगल, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी नौकरशाही है वो सिंगल आइडिया पे चलती है कि अगर किसी ने पहले, आज से कई साल पहले शायद आपने सुना हो, एक बहुत बड़े मुल्क के जो भी उनके रूलर थे, उन्होंने कहा कि चिड़ियां जो हैं वो हमारे गंदम की बालियां खा जाती हैं, तो इनको खत्म किया है, हमारी पैदावार में इजाफा हो। तो उन्होंने तमाम चिड़ियां विड़ियां परिंदे खत्म कर दिए, लेकिन ये उसकी चिड़ियां तो खत्म कर दी, लेकिन जो पेस्ट थे, जो कीड़े थे, वो उन्होंने अगली उनकी फसल तबाह की।
तो ये सिंगल माइंडेड जो डिसोल्यूशन होता है ना, जो वन कि जी वर्टिकली हमने ये करना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक। अब आ जाइए कि उसके साथ ये था, आप एलर्जी हो रही थी, लेकिन आप ये नहीं सोचते जब आप एकदम 40-30-40 हजार दरख्त एक महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर साफ कर देते हैं, तो आपने पूरा एक इकोसिस्टम खत्म कर दिया। इकोसिस्टम एलर्जी तबाह कर तो दिया। चले चंद लोगों के लिए थी, लेकिन जो इकोसिस्टम खत्म हुआ आपकी, मैं यहाँ इस्लामाबाद में 20 साल से रह रहा हूँ, मैंने कभी यहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं थी देखी जो 3-4 साल पिछलों से देख रहा हूँ। मैं हर हफ्ते लाहौर जाता था। लाहौर में फुल्ली हमारा PM 2.5 बहुत खतरनाक होता था। इस्लामाबाद हम कलर कार की पहाड़ियां क्रॉस करते थे, यहाँ क्लियर स्काइज और सब कुछ हाँ। होता था। तो ये भी सोचना चाहिए कि इन 3-4 सालों में हमने क्या किया है कि हमने एलर्जी तो कम की, लेकिन हमने अपना फजाई आलूदगी का इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से एलर्जी तो एक छोटी बीमारी है, लंग कैंसर, हार्ट डिजीजेस और इवन स्टिल बर्थ जो है उसका वो जिम्मेदार है। बहुत तो ये बहुत एक शुक्रिया unfortunate डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का, इस सारी सूरत हाल पे बड़ी तफसील से मुदल्लल गुफ्तगू। डॉक्टर साहब एहतियात कीजिए, अपनी भी, अपने प्यारों की भी, अजीज़ व अकारिब की भी। बेहतर यही है कि हाथ मुँह जो है वो साफ़ रखें, हाथों की सफाई रखें, और बीमार हूँ तो दफ्तर जाने से गुरेज करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के वक्त का। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। खालिद खोखर साहब को हमने ज़हमत दी है, किसान रहनुमा हैं, किसानों के मसाइल के ऊपर हमेशा एक बड़ी तवाना आवाज़ साबित हुए हैं। अब भी किसानों के कई एक शिकवे शिकायत और वो सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। तो ये जानने के लिए कि आखिर उनके ऊपर क्या बीत रही है, क्या मसाइल है, हमने उन्हें मुख्तसर ज़हमत दी। तफसील किसी और रोज़ भी डिस्कस करेंगे। खालिद साहब, मुख्तसर फरमाएं, अब क्या ऐसा हो रहा है कि जो किसान शिकवा कर रहा है, जो किसान रुल रहा है, अब हुआ क्या है? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त उसकी जो पैदावारी लागत है आलू की, वो तकरीबन 35 रुपए किलो है, लेकिन जो उसको रेट मिल रहा है इस वक्त वो 5 रुपए से 6 रुपए किलो रेट मिल रहा है, यानी कि ना होने के बराबर उसको रेट मिल रहा है। असल ये सारी वजह पैदा हुई है, ये सारी जो सिस्टम खराब किया गया ये गंदम से। अच्छा जी। जब गंदम की काश्त में कमी लाई गई, काश्तकारों ने कमी की और उसकी जगह बाकी फसलें लाई गई, तो सप्लाई एंड डिमांड का फर्क पड़ गया। ठीक है जी। फिर अफगानिस्तान बॉर्डर भी बंद हो गया, जो एक्सपोर्ट वो भी रुक गई। तो इस वजह से इस वक्त डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। काश्तकारों ने मेहनत की, स्ट्रगल की, कोशिश की और बहुत पर एकड़ खर्चा भी बहुत ज्यादा किया, लेकिन उसको वापसी, उसकी रिकवरी नहीं हो रही, पैदावारी लागत ही उसको नहीं मिल रही। सही। सिर्फ आलू की फसल में, आगे आने वाली प्याज की फसल में यही नजर आ रहा है। गोभी, गाजर, सारी फसलें, गंदम की फसल में नुकसान हुआ, कपास की फसल में नुकसान हुआ। इस वक्त ओवरऑल ज़राअत जो है ना टोटली ज़बूहाली का शिकार है, और काश्तकार के इस वक्त हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। वो अगली फसल पे खर्च नहीं कर सकता किसी सूरत में भी। अगली फसल हमारी देखे ना, एक तरफ तो हम आबादी में हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ नहीं है। अब अगर हम पिछले साल की हम ग्रोथ ले एग्रीकल्चर की, -13.49 है, ना होने के बराबर है, यानी कि बहुत ज्यादा आपने नुकसान किया अपना। हमारी एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा कमी वाक़ हो चुकी है, यानी कि एक्सपोर्ट के मैं अगर आपको फिगर दूं तो 90% जो मिर्च की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 70% मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 40% आपकी फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आई है, और इस वक्त 28 से 30% चावल की एक्सपोर्ट में कमी आ गई है। बड़े खौफनाक नंबर्स हैं खालिद साहब, 300% इजाफा हो गया। ये बड़े खौफनाक अदाद शुमार हैं ये। जी। अब आलू के काश्तकार का जो खर्चा है इस वक्त, वो 3 लाख रुपए एकड़ का खर्चा है। जो उसको रिकवरी हो रही है वो 50,000 एकड़ का मिल रहा है। 2 से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ उसका नुकसान हो रहा है। अगर हम हुकूमती तरजीहात देखें तो ये सूरत हाल ये है कि अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो मेन हमारी मिनिस्ट्री है वफाक में, उसका अगर मैं 3-4 सालों में देखूं तो वो 4 दिन पहले 13वां सेक्रेटरी आ गया है जी। अब खुद अंदाजा करें, ये है हुकूमती तरजीहात। इसी तरह हमारा एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, वो DPP डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। तो वहां पे भी DG वगैरह सारे नॉन टेक्निकल लोग आएंगे, टेक्निकल लोगों को वहां से हटा दिया गया है। तो इस वक्त हमारी पैदावारी लागत दिन ब दिन बढ़ रही है, खादें महंगी है, बिजली महंगी है, डीजल महंगा है, हर चीज महंगी है, लेकिन हमारी प्रोड्यूस का हमें वापसी रेट नहीं मिल रहा। हम हुकूमत से मांग क्या रहे हैं, हुकूमत से गुजारिश सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि हमें हमारी पैदावारी लागत निकाल के साथ 25% मुनाफे के साथ हमें फसल का रेट दे दिया जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें जो आज हुकूमत ऐलान करती है जी किसान कार्ड, ट्रैक्टर, फलां चीजें, हमें ये चीजें नहीं चाहिए। हमें अपनी प्रोड्यूस का रेट चाहिए। अगर हमें हमारी प्रोड्यूस का रेट ना मिले, हमें ये सब चीजें हमारे लिए कोई फायदा नहीं। और आने वाला वक्त मैं बहुत बुरा देख रहा हूँ, भयानक वक्त नजर आ रहा है मुझे। अब आप ये देखें कि अगर हमें गंदम की फसल
कि जिस साल रेट मिला 3900, अगले साल हमने आपको ग्रोथ दी 6.25, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ थी। और उसके बाद जिस साल हमें गंदम का रेट ना मिला तो अगले साल आपके पूरे एग्रीकल्चर की ग्रोथ चली गई -13.49 पे। ये है हुकूमत का सबसे बड़ा नुकसान। आपकी इंपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट में आपका इजाफा हो रहा है। इस वक्त टोटली ज़राअत पाकिस्तान की ज़बूहाली के शिकार है, और काश्तकार के इस वक्त ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात ठीक है, ना बच्चों की तालीम के, ना सेहत के। बिल्कुल ठीक है। मैं खालिद साहब, ये चूंकि तफसील तलब मौजूद था, मैंने छेड़ा इसलिए कि फ़ौरन आपसे सुन लिया जाए, इससे मुकालमा मैं आपसे करूंगा। तो आज क्योंकि वक्त भी कम था, लेकिन आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। एटलीस्ट ये है कि आवाज़ तो बुलंद हुई ना जी, आपकी बात तो यहाँ पे आई प्रोग्राम के ज़रिए हुक्मरानों के सामने। तो इंशाल्लाह तफसीली नशिस्त आपके साथ करेंगे। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम आपने हमारा देखा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।